ये पहले बोल रहा है ये जो स्केल है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं, खड़े होके अपना वेट लेते हैं ना, कोई डॉक्टर के पास कभी जाएंगे तो वो आप ऐसे करोगे। तो वो बोलना चाहता है कि जितना वेट हम स्केल, ये है स्केल, सोचो कि फिर से मेरा फोन आ गया, ये है फोन, फोन के ऊपर अगर ये वेट है, जितना मैं फोर्स उस स्केल के ऊपर दूंगा स्केल भी मुझे उतना ही देगा। तो ये हम पहले भी बोल रहे थे, जो न्यूटन्स लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट थर्ड लॉ होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, उनका उनका ये क्वांटिटी सेम होता है मगर दिशा अलग होता है और कभी एक चीज के ऊपर नहीं होता है। तो अ, इस स्केल के ऊपर अगर जो आदमी खड़ा है, आदमी जितना वेट स्केल के ऊपर दे रहा है उतना ही वेट स्केल, उतना ही ऑपोजिट फोर्स स्केल आदमी के ऊपर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला। ये उतना अच्छा नहीं है, अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, हम जो बोल रहे थे कि हम जो जमीन में चलते हैं या तो यहाँ पे वो करके दिखाएगा कि वो कूदेगा, ये कूदना भी या चलना इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स लॉ जो थर्ड लॉ है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से ही है और कुछ नहीं है इसका कारण। तो ये जो आदमी खड़ा है, आप ये जो वीडियो है वो देखो ध्यान से, ये बहुत स्लो मोशन में वीडियो दिखाए। ये स्लो मोशन में दिखाने का ये कारण है, आप वो जो आदमी है उसके जूते को देखो बस, कि वो जब छलांग मारेगा, वो तो सामने जा रहा है ना, ये ये आदमी बाएं तरफ, स्क्रीन के बाएं तरफ से दाहिने तरफ में छलांग मारेगा, मगर आप देखना कि उसके जूते में अगर आप ध्यान दो तो वो देखना कि वो पीछे जाने का कोशिश करेगा, ना कि आगे। वो दाहिने तरफ नहीं जाने का नहीं कोशिश करेगा, वो पीछे जाने का कोशिश करेगा। जूता जूता क्या कोशिश करेगा कि जो जमीन है, जमीन को अगर बाएं तरफ में वो पुश कर सकता है, ऐसा एक कोशिश करेगा। और इस कोशिश के नतीजे से ये आदमी सामने चले जाएगा। तो वो आप देखो स्लो मोशन। ये जो हुआ, ये ये हुआ कि वो जो, ये जो जमीन है और यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी ने पीछे जाने की कोशिश, जमीन को पीछे भेजने का कोशिश किया, और जमीन ने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देके उसको सामने भेज दिया। तो आप पूछोगे कि जमीन क्यों नहीं पीछे गया, उसका तो उम्मीद भी बता रहा था कि हालांकि दोनों फोर्स इक्वल है, मगर जो फोर्स इस आदमी ने जमीन के ऊपर दिया, उस फोर्स में जमीन का कुछ नहीं होता, जमीन नहीं पीछे जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जमीन ने भी उसके ऊपर दिया, इस आदमी का वेट होगा 60-70 kg ऐसा कुछ होगा, तो वो काफी है उसको सामने भेजने के लिए। तो वो लड़का, आदमी जो है वो सामने कूद के आगे चले गए। ठीक है, मगर सबसे अच्छा इसका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे। एक जो कार है, ये जो लाल रंग का एक गाड़ी है, ये जो हम, मैंने भी मेरे एक्सपेरिमेंट में बोला था ठेला गाड़ी, तो ठेला गाड़ी छोड़ो, आप कोई अपना ही गाड़ी ले लो, एक गाड़ी में कोई बैठा है, तो गाड़ी जो आगे जाता है, मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी आगे जाता है ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से ही है। गाड़ी आगे इसीलिए जाता है क्योंकि गाड़ी, जैसे वो लड़का कूदने के टाइम में जमीन को पीछे भेजने का कोशिश कर रहा था, ये गाड़ी भी जमीन को पीछे भेजने का कोशिश करता है, और उसीलिए जमीन उसको आगे धक्का देके ले जाता है गाड़ी को, उसीलिए गाड़ी चलता है। मगर ये रास्ते में आप अगर कभी गाड़ी को देखो तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि जमीन तो कभी पीछे नहीं जाता गाड़ी चल रहा है बोल के, मगर हो एक्चुअली यही रहा है कि गाड़ी जमीन को पीछे भेज रहा है। तो ये जो आगे का एक्सपेरिमेंट 1 मिनट में वो दिखाएगा कि जमीन कैसे पीछे जाता है। ठीक है, आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो कार गया, कार सामने गया क्योंकि कार टेबल को पीछे भेज रहा है, तो ये तो दिख तो नहीं रहा है कि टेबल पीछे जा रहा है, मगर वो करके दिखाएगा। कैसे करके दिखाएगा, वो आप भी कर सकते हो। आप ऐसे इतने सारे पेंसिल वगैरह ले लो, पेन पेंसिल ले लो, उसके ऊपर एक ऐसे कार्डबोर्ड रखो। तो ये जो टेबल जो था वो तो फिक्स्ड है, मगर ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये पेंसिल के ऊपर ये कार्डबोर्ड रोल कर सकता है। और उसके ऊपर उसने अभी उस गाड़ी को फिर से, ये देखो, तो पेंसिल के ऊपर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर वो अभी गाड़ी को चलाएगा। अब देखो क्या होता है कि मैं जो अब तक बोल रहा था कि कार कार सामने इसीलिए जाता है क्योंकि कार जमीन को पीछे भेज रहा है, अभी देखना कि ये कार्डबोर्ड पीछे जाने लग जाएगा।
देखिए इससे भी अच्छा और एक बार दिखाएगा वो। ये भी ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट कभी कभी 2-3 बार करना पड़ता है। ये देख रहे हो कि कार्डबोर्ड पीछे चला गया। ये देखिए कार्डबोर्ड पीछे चला गया। तो अब तक ये क्लियर हो गया कि ये जो कार है ये हर अभी तक उसको पीछे भेजने का ही कोशिश कर रहा था। टेबल तो नहीं जा रहा था क्योंकि टेबल फिक्स्ड है, मगर ये कार्डबोर्ड जो है इसको आप वो पेंसिल और पेन के ऊपर रख दिया, जैसे ही वो पीछे जाने चला गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो एक्सपेरिमेंट पसंद आया, स्पेशली लास्ट वाला जहाँ पे वो जमीन को पीछे भेज के दिखा दिया। तो ठीक है, अभी पावर पॉइंट में वापस जाते हैं। पहला सवाल है, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, व्हाई डोंट दे कैंसिल टू गिव जीरो इफेक्ट? दे डू इफ दे, ए बी सी तीन चॉइस है कि हाँ वो कैंसिल करते हैं। दूसरा है दे डू इफ द मासेस आर द सेम अदरवाइज दे डोंट एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या है? हाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका उत्तर तो ये है पहली बात कि वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और तो कैंसिल, अगर एक ही चीज के ऊपर इस चीज को मैंने लिया, इसको मैंने इधर से धक्का दिया, उधर से भी उल्टा किया, तो ऑफ कोर्स कैंसिल होगा। मगर यहाँ पे जो हो रहा है कि कार जमीन को ऊपर धक्का दे रहा है, धक्का जमीन कार के ऊपर दे रहा है, इसीलिए कैंसिल नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए हमें एक चीज समझना है कि आप ये इसमें सिस्टम किसको बोलोगे। तो यहाँ पे देखो कि दिखा रहा है कि एक ऑरेंज है। ऑरेंज बोले तो जो हम खाते हैं ऑरेंज, वो एक ऐसे एक मतलब संतरा, आप जानते हो। एक संतरा को आप एक ऐसे काट के ऊपर, ये जो एक ठेला गाड़ी टाइप का है उसके ऊपर संतरा को एक, और दूसरी तरफ एक है एप्पल और सेब, जिसको बोलते हैं सेब। ये दोनों एक दूसरे को अगर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो कि इसका, ये जो एक को मैंने ठेला गाड़ी में रखा और एक जो एप्पल जो जमीन में है, इसका जो मेन डिफरेंस है कि एप्पल के ऊपर काफी फ्रिक्शन है, और यहाँ पे जो ये ऑरेंज संतरा है वो एक काट के ऊपर है जिसमें पहिया है, तो फ्रिक्शन कम है। ओके, देखते हैं क्या होता है कि एप्पल ऑरेंज के ऊपर खींच रहा है, ऑरेंज एप्पल को उतना ही खींच रहा है, मगर ऑरेंज पहले एप्पल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और F इज एन एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेट द सिस्टम टू द राइट। ठीक है, तो वो जो दूसरा है, पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वल ऑपोजिट दे रहा है, मगर फोर्स दे रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से एप्पल ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, मगर जो ऑरेंज है जो काट के ऊपर है वो धीरे धीरे दाहिने तरफ आने लग जाएगा। अभी देखते हैं। अभी अगर हमने बोला कि ये एप्पल ऑरेंज दोनों को लेके हम एक सिस्टम बनाते हैं, कि हम पूरे चीज को एक साथ कंसिडर करते हैं। ओके, तो अभी देखो इन दोनों के अंदर जो फोर्स है वो वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। एप्पल एंड ऑरेंज वुड मूव क्लोजर टू ईच अदर। अगर ये आइस में होता, देन एक्सटर्नल फोर्सेस आइस में होता, तो वो जो फ्रिक्शन जो लिखा है यहाँ पे, जो ये फ्रिक्शन लिखा है, ये फ्रिक्शन जीरो हो जाता। हाँ, तो तब क्या होता कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल बाहर से तो कुछ फोर्स नहीं है, देन द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड ब्रिंग द ऑरेंज टुवर्ड्स द एप्पल। ओके, हेलो। हाँ, कंटिन्यू। किसी का कोई क्वेश्चन था? नहीं, नहीं लगता है। हाँ, कंटिन्यू। ओके, सो कंटिन्यूइंग, यहाँ पे लिखा है कि एक पेन इज एट रेस्ट इफ इट इज मेड अप अ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल पुलिंग ईच अदर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एक चीज ले लो। एक एक पेन जो है एक टेबल में रखा हुआ है, आपको शायद पता है कि सारे चीज के अंदर परमाणु ये सब होते हैं, तो वो तो एक दूसरे को बहुत खींच रहे हैं, तो पेन क्यों नहीं हिल रहा है? तो वो वही हो गया जो वो एप्पल और ऑरेंज वाला है, कि हम पूरे पेन को एक सिस्टम के अंदर लेते हैं, सिस्टम हिसाब से लेते हैं, और उसके अंदर जितने परमाणु एक दूसरे को खींचते हैं वो उन दोनों के अंदर रहता है। एक्सटर्नल तो कुछ फोर्स नहीं है, तो पेन जो है एज ए होल वो नहीं मूव करता है। ठीक है, बिकॉज ईच ऑफ दिस,
the pen will remain at rest unless there is an external force acting on it. ये जो है अंदर जो परमाणु है एटम्स है वो इंटरनल में है. आप दूसरे में आते हैं. Earth's gravity pulls the moon. What is the reaction force to this? So हम जो धरती है पृथ्वी, ये जो मून जो है जो चाँद हमारे ओर घूमते हैं, हम उसको हम तो पुल करते हैं मून को, और मून क्या करता है? What is the reaction force? आप बता सकते हो? वो हमें पता भी है, पता क्या है, हम देख भी सकते हैं उसको. पहली बात तो मून हमें उतना ही खींचता है जितना हम मून को खींचते हैं, और इसके वजह से कुछ होता भी है पृथ्वी में. आप बता सकते हो क्या होता है? हेलो, कोई बता सकता है कि होता क्या है? ये जो चार्ज जो हमें खींचता है, इसके वजह से कोई इसका कोई इफेक्ट, कोई नतीजा है? आपको कुछ पता है? कोई वहां गया है? कोई समुंदर पे देखा है किसी ने? समुंदर पे थोड़ा एक इफेक्ट पड़ता है इसका. हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइड, हिंदी में क्या बोलते हैं अमित? हिंदी का मुझे भी याद नहीं था, पर चेक कर लो. हाँ, जो ज्वार जो पानी जो उठता है और कमता है समुंदर में, वो होता है कि चाँद खींच रहा है बोल के. हाँ, तो आप दिन में देखोगे पानी ऊपर आ जाता है, थोड़ा शाम को नीचे हो जाता है. ज्वार भाटा, सूरज. ये ज्वार भाटा जो है ये चाँद हमें उल्टा खींचता है बोल के होता है. ठीक है सर, वो इसीलिए शायद लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से. हाँ, लैंड ब्रीज. हाँ ना, लैंड नहीं, वो इस वजह से नहीं होती है. वो लैंड कितना गर्म होता है सन की वजह से, और सी कितनी गर्म होती है उस वजह से होती है. मगर टाइड जो होता है, ज्वार भाटा, वो होता है अर्थ और चाँद के अंदर ग्रेविटेशनल पुल के वजह से. तो चांद जैसे खींचता है किसी टाइड को, तो मतलब वो पानी, वो समुद्र का पानी अपनी तरफ थोड़ा ऊंचा खींच लेता है. तो जिस साइड पे चांद है उस तरफ, उसके डायरेक्टली नीचे जो पानी आ रहा है वो ऊपर, वो उसका ज्वार ऊपर आ जाए, और जिसके एंगल पे वो नहीं है, जो उसके मतलब 90 डिग्री में पड़ जाता है, वो नीचे चला जाता है. तो इसलिए पूरे दिन में बदलती रहती है टाइड, क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है. ओके, तो अगले सवाल में जाते हैं. The earth and the moon as the only bodies, what is the net force on the earth? अगर पूरे ब्रह्मांड में दो ही होते चीज, एक है अपना धरती और एक है अपना चाँद, तो नेट फोर्स ऑन द अर्थ क्या होता? नेट फोर्स बताओ. एक ही होता कि मून जो हमें खींच रहा है, और कुछ नहीं होता. What is the net force on the Earth Moon system? पहले अब सवाल था कि ओनली अर्थ के ऊपर क्या है. मैंने उसका उत्तर है कि मून, चाँद का जो ग्रेविटेशनल पुल. मगर हम अर्थ मून दोनों मिला के अगर सिस्टम लेते हैं, जैसे वहां पे वो एप्पल और ऑरेंज था, अब क्या होता है? नेट फोर्स ऑन द अर्थ मून सिस्टम बता सकता है कोई? हमने जो कुल बल नेट फोर्स की बात की थी, उससे याद कीजिए थोड़ा. ये तो आंसर देना कोई. 0, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं. जब तक कोई तीसरा चौथा चीज, जैसे कि सूरज, जैसे कि कोई और प्लेनेट ना आ जाता है, अगर दो ही होते तो इन दोनों के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं. ठीक है, ओके, मीत प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर. बिल्कुल, तो हम और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हमने एक्शन रिएक्शन पे थोड़ी और आगे बातें करते हैं. ये वाला वैसे हमने डिस्कस कर दिया है कि जैसे ही एप्पल अर्थ पे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो एप्पल भी मतलब अर्थ को खींच रहा होगा अपनी तरफ, पर वो खींच रहा है अब, और उसी फोर्स से, इक्वल फोर्स से. तो ये जब हम करते हैं, ये इक्वेशन में हम लेते हैं कि ma इक्वल्स ma, तो ma इक्वल्स mg. तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो ये mg डिवाइडेड बाय अर्थ का मास, यहाँ पे जो अर्थ का मास इतना ज्यादा है,
डिवीजन में आ जाता है तो अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर, मतलब हम अभी उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और है, जैसे स्केटर है, किसी ने मतलब स्केटिंग ट्राई की है किसी ने? सर आइस स्केटिंग ट्राई किया। अरे वाह, तो देखो यहाँ पे भी आइस स्केटर ही है। पर बेसिकली स्केटर्स का क्या होता है, मतलब नीचे फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, इसलिए आप आराम से, मतलब आप एक तरह से स्लाइड ही कर रहे हो जमीन पे, आइस पे तो आप स्लाइड ही कर रहे हो। सर वी शेप की तरह चलना पड़ता है सर, अगर आप हाँ सीधा हाँ चलोगे तो आप गिर जाओगे। हाँ, वो तो उसकी टेक्निक है। पर बेसिकली यहाँ पे बात है, हम जैसे किसी को धक्का देते हैं तो कई बार हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे बढ़ जाती है, हम वहीं पे आराम से खड़े हैं। वो हम खड़े इसलिए क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वो हम उस पे फ्रिक्शन का फोर्स हम पे है, तो हम वहीं के वहीं खड़े रह के किसी को भी धक्का दे सकते हैं आराम से। पर जैसे कोई स्केटर है, कोई ये जैसे ये कपल जो है यहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहा है, तो उसमें एक ये मूव होती है जिसमें एक वो दूसरे को धक्का देता है। तो जब भी ये प्लान करते हैं वो, तो जो ये आदमी और एक पुरुष और एक महिला है, तो पुरुष यूजुअली ज्यादा भारी रहता है तो वो महिला को धक्का देता है। वो इसलिए क्योंकि वो जब धक्का देता है तो वो जो महिला है वो आगे जाएगी काफी स्पीड से, क्योंकि उसका वजन रिलेटिवली कम है। पर क्योंकि फ्रिक्शन नीचे है, जो हैवियर स्केटर है वो भी पीछे जाएगा, ये हमेशा। तो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तब आप फील करोगे। हम ऐसे कभी चलते हैं तो ऐसा कोई, हम अर्थ पे जो फोर्स डालते हैं वो हमें महसूस नहीं होता कि हम अर्थ को में भी कुछ चेंज ला रहे हैं। पर ऐसे जब कम फ्रिक्शन वगैरह कम हो जाता है, और मतलब ऑब्जेक्ट्स एक सिमिलर मास की ऑब्जेक्ट्स पे आपस में ऐसा इंटरेक्शन होता है, तो ये इस तरह का एक एग्जाम्पल होता है। एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है कोई राइफल का। किसी ने कभी मेले पे चलाई है वो वाली, वो गोटी वाली, बलून फोड़ने वाली राइफल, गन चलाई है किसी ने? यस मेले सर। में ही चलाई होगी, हाँ। तो उसमें चलाते हो तो क्या, मतलब क्या फील होता है उसमें, पवन? ऐसा नहीं सर लगता? पीछे ऐसा, जा रहे हो, हाँ फोर्थ गन पीछे आती है। हाँ, तो गन भी पीछे आती है। आप गन इतनी जोर से फोर्स लगाती है उस बुलेट पे, तो कि मतलब इतना वो बुलेट बहुत लाइट है, पर इतना ज्यादा फोर्स लगाती है कि वो बुलेट, मतलब गन वैसे भी बहुत भारी होती है, तो गन पे जब रिवर्स फोर्स लगता है वो भी हमको फील हो जाता है, क्योंकि वो बुलेट पे इतना ज्यादा फोर्स लगा है, इसलिए वो रिवर्स फोर्स। और जो ये पीछे आता है उसको रिकॉइल बुलाते हैं इंग्लिश में, रिकॉइल या किक भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये वही प्रिंसिपल है जो हमने बताया था, वो बलून वाला एक तरह से। और चलो एक और है, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा अपना इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये शुरुआत में सन 1900 में, तब तो प्लेन भी नहीं बना था, हमने फ्लाइट भी नहीं की थी। एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ने कहा कि अर्थ की एटमॉस्फेयर, मतलब एक बार जब हवा खत्म हो जाए, हमारी वायुमंडल के बाहर जब हम निकल जाएं, तो उसके आगे रॉकेट नहीं जा सकता है। तो ये बात सही है या नहीं सही है? और सही है तो क्यों है, नहीं सही है तो क्यों नहीं है? ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कि हाँ सही है कि रॉकेट्स को एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती ही है, नहीं कि नो इट, सर आई थिंक सही है कि रॉकेट अगर अर्थ के बाहर जाएगा तो उसे नहीं, वो आगे तक ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, कौन सा सर गलत जब भी है? सैटेलाइट, हाँ सर जो उसने बोला कि अगर सौर मंडल के बाहर जाएगा तो उसे, मतलब जो आपने बोला हाँ कि उसे वो नहीं लग पाएगा, सर वो गलत है। क्योंकि देखो सर, जितनी भी होता है हमने सैटेलाइट छोड़ी है, वो हाँ अलग होती जाती है आगे बढ़ते बढ़ते, हाँ, लेकिन उसके पीछे जो फायर होता है उसको आगे धकेलने के लिए, आगे पुश करने के लिए, वो फिर भी जलता रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल फोर्स अगर एग्जैक्टली करती है वो आगे जाता है।
तो रॉकेट्स की मैं अब ये थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। रॉकेट्स की खास बात ये है कि उनका जो फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और बहुत तेजी से जलाना है और बहुत उससे फोर्स क्रिएट करना है। तो जो फोर्स आ रहा है, मैं आपको ये स्टॉप शेयर करके बताऊं, जो फोर्स आ रहा है वो रॉकेट ऊपर जाता है, और जो फोर्स आ रहा है जो अंदर से ही जो गैस जल के बहुत तेजी से बाहर आ रही है, वो जो बलून वाला प्रिंसिपल हमने देखा, वो ही हमेशा उस वजह से रॉकेट आगे बढ़ता रहता है। तो उसको एकदम वैक्यूम में भी है तो भी वो अपने आप से ये गैस जलती है और वो पीछे जाती है और रॉकेट आगे बढ़ता रहेगा। तो एकदम वैक्यूम में भी चलता रहेगा, प्लेन की तरह नहीं है कि हवा की वजह से ही ऊपर जाता है, इसलिए उसको एरोप्लेन बुलाते हैं क्योंकि वो एयर में ही चल सकता है। रॉकेट का वो रॉकेट में वो रिक्वायरमेंट नहीं। one other thing, that once it gets to vacuum, once it gets to vacuum, the air friction and all reduces, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिस वेलोसिटी से वो चलता है वो चलते ही रहता है। हाँ वो बात भी है, क्योंकि एक बार अगर नहीं, पर वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो हर जगह थोड़े लगते ही हैं, पर जो बात है कि और एक बार वैक्यूम में आया तो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, तो कम फोर्स लगाए तो भी वो आगे काफी बढ़ता रहेगा इस तरह से। और फिर एक टाइम के बाद उसको फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मून पे गए हम, तो मून के बाद एक टाइम के बाद उसको कोई थ्रस्टर्स की जरूरत नहीं है, फिर वो मून की ग्रेविटी की वजह से मून की तरफ चलता रहेगा। तो ये था, तो एक तरह तो ये हमारी तरफ से आज ये समरी आपको शुभ दे देंगे। हमने जो सारे न्यूटन्स लॉज किए, ये हमारा थर्ड न्यूटन लॉ यहाँ पे खत्म हो गया।